हम 1200 बेड लेके बैठे थे, उनको विदिन 7 डेज फिल कर दिया, भर दिया। कई एग्जाम्पल ऐसे भी देखने को मिले जब हम फैमिली मेम्बर्स को ढूंढते रहे। चौपाल गॉसिप में आपका स्वागत है। मैं हूं इमरान। आज हमारे साथ डॉक्टर अजीत सिंह जी जो RUHS के अधीक्षक हैं, उनसे जानते हैं उनके सफ़रनामे के बारे में। सर, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। छोटे से गांव से RUHS अधीक्षक बनने तक का सफ़र कैसा रहा सर? जहाँ तक मेरा जन्म का सवाल है, अजमेर ज़िले के पिपलाज गांव में हुआ। फादर स्कूल एजुकेशन से पूरा पारिवारिक रूप से माहौल शिक्षा से जुड़ा हुआ था, तो ग्रैंड फादर और फादर भी स्कूल एजुकेशन से टीचर से रिटायर हुए। तो फैमिली के अंदर पूरा का पूरा माहौल एजुकेशन विभाग के प्रति और जो शिक्षा के प्रति था वो जुड़ाव था। पूरी प्राइमरी स्तर की जो एजुकेशन है वो पिपलाज के उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के अंदर हुई। स्कूल के अंदर जब मैंने करीब 6 तक पिपलाज के अंदर स्टडी करी, वहाँ से फिर चूँकि फादर की पोस्टिंग मसूदा थी तो वो एज ए विकास अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे थे, तो वहाँ से फिर हम मसूदा से 1 साल किशनगढ़ रहे। और लास्ट के अंदर जो हमारी 9th 10th और 11th की जो एजुकेशन है वो सेंट पॉल अजमेर से हुई। 11वीं के बाद में चूँकि उस समय 11th के बाद ही जस्ट वो 12th पैटर्न था नहीं, तो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के बाद PMT का एग्ज़ाम होता था। फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज GCA के अंदर हमने लिया, और उसके बाद PMT का जैसे ही एग्ज़ाम हुआ, PMT में सेलेक्ट होके JLN मेडिकल कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन हुआ। अजमेर के JLN मेडिकल कॉलेज में जब ग्रेजुएशन कर लिया तो उस समय करने के बाद में एक बार पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम मैंने दिया। तो उस पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में मुझे एनेस्थीसिया की ब्रांच मिली, लेकिन चूँकि मुझे थोड़ा मेडिसिन से ज़्यादा एक इंटरेस्ट की बात कह लीजिए या लगाव की बात कह लीजिए, मुझे जनरल मेडिसिन में MD करनी थी, तो मैंने दोबारा चांस ट्राई नहीं करके मैंने राजकीय सेवा ज्वाइन करी और मेरी पहली पोस्टिंग चूरू ज़िले में पुलासर गांव में हुई। वहाँ मैंने करीब 3 साल की सर्विस करी और CSPG जो कि आज भी है, उस पैटर्न से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर जनरल मेडिसिन के अंदर MD के अंदर सिलेक्शन लिया, और 2000 के अंदर मैं SMS मेडिकल कॉलेज के अंदर PG करने के लिए प्रवेश किया। 2003 के अंदर चूँकि 3 साल की डिग्री थी, कंप्लीट करके मैंने MD मेडिसिन 2003 के अंदर SMS मेडिकल कॉलेज से पास आउट कर लिया, और 2003 से एज ए चिकित्सा अधिकारी के रूप में मैंने वहाँ पर सर्विस ज्वाइन करी, और धीरे धीरे सारे के सारे वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन से जूनियर स्पेशलिस्ट, सीनियर स्पेशलिस्ट, और आज मैं प्रिंसिपल स्पेशलिस्ट हूँ। इस बीच में ही मैंने जो मेरा इंटरेस्ट था थोड़ा सा रेस्पिरेटरी और पल्मोनरी मेडिसिन की तरफ था, तो वहाँ पर पूरी तरह से मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंदर भी जो हमारा डिवीज़न था एलर्जी एंड पल्मोनरी मेडिसिन, उसमें काम किया। मीनवाइल 2020 के अंदर जैसे ही कोविड आता है, कोविड के अंदर जो राज्य सरकार ने और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, उन सब का जो एक पूरी तरह से विश्वास था, एक नेतृत्व के प्रति या यूँ कह लीजिए कि एक जिम्मेदारी देने के प्रति जो उनका मेरे प्रति विश्वास था, वो विश्वास को देखते हुए उन्होंने मुझे RUHS के अधीक्षक पद की जिम्मेदारी दी। और जिस ढंग से कोविड ने जनता को परेशान किया, इवन
प्रदेश, देश, पूरे विश्व के अंदर इस महामारी ने एक बड़ा विकराल रूप लिया। और इस विकराल रूप के अंदर अगर जनता की सेवा करने का कहीं मौका मिलता है, उस चुनौती को स्वीकार करते हुए मैंने एज ए अधीक्षक RUHS के पद को संभाला। RUHS अधीक्षक की जो आपको जिम्मेदारी दी गई थी वो बखूबी आपने संभाली, और कोविड काल में वो जिम्मेदारी दी गई थी आपको। RUHS का डंका बजा और डॉक्टर अजीत सिंह का नाम पूरा प्रदेश जानने लग गया। कैसा महसूस करते हैं जब ऐसी परिस्थितियों में आपने उन मरीजों को ट्रीट किया? डेफिनेटली जिस ढंग से कोविड ने विश्व के अंदर, हमारे देश में, प्रदेश में प्रवेश किया, और इस बीमारी के बारे में जहाँ तक शुरुआती जानकारी की, या कहना चाहिए कि ट्रीटमेंट की जो जानकारी थी वो बहुत कम थी, और एक तरह का नया वायरस था और काफ़ी डेडली वायरस था और बहुत ही स्पीड से फैलने वाला वायरस था। उसको देखते हुए जहाँ कई देशों में जिस ढंग से हमारे पास डेटा आ रहा था, मोर्टिलिटी का फिगर कह लीजिए या दवाई से रिलेटेड कह लीजिए, कि बड़ा लिमिटेड ट्रीटमेंट था। मैं भर्ती था वहाँ पे, मैंने खुद ने आपको देखा, मैं गवाह हूँ जी। आप हमेशा वहाँ एक्टिव रहे। कभी आप रात में आ जाते हैं, कभी आप सुबह जल्दी आ जाते हैं, कभी आप दिन में भी आ जाते हैं मरीजों के पास। जी। आपको डर नहीं लगता था जब ऐसी परिस्थितियाँ थी, परिवार मरीजों को छोड़ के भाग रहे थे? 1% आपके भीतर डर नहीं था? ये एक अंदर की पॉजिटिवनेस, मैं इसको कहूँगा कि मुझे मन में 1% ये विचार नहीं आया। उसके पीछे हो सकता है रीज़न, जो मैं जिन मरीज़ों के बीच में था, उनकी स्थिति जो मैं अपनी आँखों से देखता था, तो मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी कहीं से मिलती थी कि मैं इनके लिए कुछ करूं। एक मन से एक भावना निकलती थी। कई ऐसी जो पेशेंट हम देखते थे, ICU के अंदर हम देखते थे, काफ़ी क्रिटिकल स्टेज में पेशेंट में आते थे, और वो क्रिटिकल पेशेंट की जो कंडीशन आप जब कभी अपनी आँखों से देखते हो, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है कि अगर भगवान ने आपको सक्षम बनाया है तो इनकी सेवा करो। और वो भावना जो है, मुझे इस पूरे माहौल के अंदर उस भावना ने और सभी की ब्लेसिंग ने मुझे उन सीरियस मरीजों के बीच में स्वस्थ रूप से खड़ा रखा। और ये मैं सभी बड़े बुज़ुर्गों का, सभी मेरे कोलीग्स हैं, सभी मेरे साथीगण हैं, जिसने भी मुझे वहाँ काम करने के लिए प्रेरित किया, वो एक तरह से बहुत बड़ा आशीर्वाद भी दिया और मेरे स्वास्थ्य की कामना करी। और उसी वजह से आज मैं ये कह सकता हूँ कि RUHS का एक प्लेटफॉर्म मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। हो सकता है कोविड से पहले मुझे लोग इतना जानते नहीं हो, और भगवान ने मुझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जनता की सेवा करने की दी, और सहर्ष मैंने उसको स्वीकार करते हुए जनता की सेवा करी। काफ़ी तादाद में लोग मर रहे थे, पूरी दुनिया में मर रहे थे। RUHS में भी नित नई लाशें निकल रही थी जी। ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ जो आप नहीं भूल पा रहे हो? ऐसा ये जो माहौल था, जिस ढंग से वायरस ने लंग्स को टारगेट किया, और जो डेल्टा वाली वेव्स आई, सेकंड वेव, आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब फर्स्ट वेव ख़त्म हो चुकी थी, जनवरी फरवरी का महीना था, और हम सोच रहे थे कि अब इतने डॉक्टर्स, इतने डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स, अब धीरे धीरे इनको सबको रिलीव करें। पेरीफेरी से भी राज्य सरकार ने डेपुटेशन के रूप में RUHS के अंदर काफ़ी डॉक्टर्स पद स्थापित कर रखे थे। हम सभी बैठे थे कि सर अब रिलीव कर दीजिए, अब अपना ये कोविड करीब करीब ख़त्म हो चुका है। 1 अप्रैल को जैसे ही हम देखते हैं कि धीरे धीरे वापस केसेस का बढ़ना चालू हुआ, और विदिन 7 डेज़ जो डेल्टा वायरस ने एंट्री करी भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर, उसने हमारे पूरे जो हम 1200 बेड लेके बैठे थे, उनको विदिन 7 डेज़ फिल कर दिया, भर दिया। तो जो स्पीड से इस वायरस ने सभी पब्लिक में लंग्स को टारगेट करते हुए जो केसेस को अफेक्ट किया, वो एक ऐसी भयानक स्थिति में हमें लाके खड़ा किया कि कई फैमिलियाँ, इवन हमारे डॉक्टर्स के 1000 के करीब ये डेथ रिपोर्टेड है, जो पूरे इंडिया के अंदर डॉक्टर्स या। तो इस वायरस ने जो आपकी आज ट्रीटमेंट के प्रति फ्रंट लाइन है, उसको भी काफ़ी अफेक्ट किया। इवन कई ऐसी फैमिलियाँ भी हमने देखी है जहाँ पर मन के अंदर इतना डर था कि वो काफ़ी फैमिलियाँ
जिनके फैमिली मेम्बर्स कोविड से ग्रसित हुए, उन्होंने डॉक्टर्स के ऊपर बड़ा विश्वास करते हुए उनको एडमिट कराया, पैरामेडिकल स्टाफ पर विश्वास किया और कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट फैमिली मेम्बर्स का जितना नहीं था जितना नर्सिंग स्टाफ केयर कर रहा है, डॉक्टर्स केयर कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि कुल मिला के इस वायरस ने फैमिली के रिलेशनशिप के मायने समझा दिए। कई एग्जाम्पल ऐसे भी देखने को मिले जब हम फैमिली मेम्बर्स को ढूंढते रह गए। कई एग्जाम्पल ऐसे भी मिले तो जहाँ राज्य सरकार ने अपनी व्यवस्थाएं बना रखी थी, वो व्यवस्थाएं पूरी चल रही है लेकिन फैमिली मेम्बर्स नहीं दिखते थे। तो रिलेशनशिप को भी इस वायरस ने एक्सपोज किया। पैसे का कोई मायना नहीं है। कई एग्जाम्पल लोगों ने दिए कि साहब कितना ही महंगा इंजेक्शन हो, लेकिन वायरस के जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उस हिसाब से पूरी की पूरी जो दवाइयाँ विश्व में उपलब्ध थी वो राजस्थान में भी उपलब्ध थी। इस मामले में पूरी संवेदनशीलता राज्य सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की, माननीय चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा साहब पूरी तरह से डेडिकेट थे इस चीज़ को लेके कि किसी भी तरह की कहीं पर कोई कमी नहीं रह जाए, कहीं पर कोई ये नहीं कह दे कि ये इंजेक्शन होता तो शायद मेरा मरीज़ बच जाता। तो उसको पूरी व्यवस्था को एक तरह से एक सूत्र में बांध के जनता की सेवा करी और यही सबसे बड़ा पुण्य आज मैं ले रहा हूँ। गांव की तरफ चलते हैं सर, पीपलाज की तरफ। यादें बसी हैं आपके दिलो दिमाग में पीपलाज को लेकर? जाते हैं आप वहाँ पे? पीपलाज मेरा जाना होता है। अभी परिवार में कौन कौन है वहाँ? अभी पीपलाज के अंदर मेरे अंकल हैं, मेरे आंटी हैं जो वहाँ गाँव विरासते हैं, ज़मीनें हैं जिनका टेक केयर करते हैं, बड़े ब्रदर हैं, हम दोनों हैं। फादर की 17 फरवरी को 2020 को स्वर्गवास हो गया था। ये भी बड़ी जोक की बात रही कि इधर 17 फरवरी को फादर का स्वर्गवास होता है और फरवरी के लास्ट में, मार्च के अंदर ही हमारे कोविड की राजस्थान में एंट्री होती है। तो 15 दिन के पीरियड के अंदर मैं पूरी तरह से 12 दिन करके गया ही था। तो उसी समय राज्य सरकार ने मुझे नोडल ऑफिसर भी बनाया और एक जिम्मेदारी से नवाजा। उस जिम्मेदारी को एक तरफ जहां परिवार के अंदर थोड़ा सा गम का माहौल था, वहीं दूसरी ओर सरकार की तरफ से जो जिम्मेदारी मिली उसको निभा सकूं, ये एक कर्तव्य परायणता भी दिल में थी कि मुझे कोई जिम्मेदारी मिली तो कहीं न कहीं मैं इस चीज़ को बैकफुट पे ना आके फ्रंट में इस चीज़ को चैलेंज के साथ देखूं। यार दोस्त हैं आपके गांव में आज? गांव में अब यार दोस्त जो थे वो सारे के सारे गांव से बाहर आ गए हैं, सब अपनी सर्विसेज में हैं और परिवार के अंदर अब जो भी हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं उनमें 2-3 फैमिली अभी भी हमारे जो परिवार से है वो वहीं हैं। कज़न ब्रदर्स हैं जिसके अंदर हमारा जो गढ़ का परिवार है, रावड़े का परिवार है, वो भाई बंद आज भी पूरी तरह से संपर्क में हैं। अच्छा लोगों की सेवा कर रहे हैं और अच्छे भावना के साथ कर रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं सर? मेरे एक तो बेटी है और एक बेटा है। बिटिया अभी हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन करके मास्टर्स के लिए उसका अभी रिसेंटली शिकागो यूनिवर्सिटी ऑफ हैरिस के अंदर उसका सिलेक्शन हुआ है। वो मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी करने जा रही है। मोस्ट प्रोबेबली अभी अगस्त के लास्ट तक उसका यूएस जाने का प्रोग्राम है। 2 साल में वो अपना ग्रेजुएशन करके फिर आगे फिर फ्यूचर के हिसाब से उसका प्लेसमेंट हम प्लान करेंगे। बेटा है वो अभी सेंट जेवियर्स में जयपुर में ही है जो 10th क्लास में पढ़ रहा है। अब फ्री समय में आप क्या करते हैं सर? जो बेसिकली फ्री समय मिल जाता है तो उसमें थोड़ा सा एक तो जर्नल्स जो हमारे लेटेस्ट अपडेट वाले हैं वो पढ़ लेते हैं, प्लस कुछ आर्टिकल लिखने का शौक़ है तो वो हमारे डिजीज़ से रिलेटेड ही है, आपके जर्नल आर्टिकल नहीं, लेकिन वो पब्लिकेशन का शौक़ है। अब तक करीब 75 पब्लिकेशन मेरे डिफरेंट जर्नल्स में आ चुके हैं और साथ में म्यूज़िक अपन सुन लेते हैं। पुराना म्यूज़िक थोड़ा अच्छा लगता है। क्या सुनते हैं आप पुराने म्यूज़िक? लता मंगेशकर है, मोहम्मद रफ़ी है, किशोर कुमार है, ये हमारे कुछ ऐसे फेवरेट्स हैं जो जिनकी वजह से कानों को जो संगीत अच्छा लगता है। कौन सा गाना सुनते हैं आप? बेसिकली कुछ तो मोहम्मद रफ़ी के अच्छे लगते हैं और कोई गाना याद है जो कुछ ये किशोर कुमार के भी है सारे के सारे। तो गाने में तो मोहम्मद रफ़ी के तो कई गाने हैं जो बिल्कुल अपन कहें कि
तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे। अब जिस ढंग से लोगों ने याद करना चालू किया है तो उस हिसाब से वो गाने भी अच्छे लगते हैं। इसी तरह किशोर कुमार के पल पल दिल के पास, ऐसे अब लता मंगेशकर है। क्या खेलते हैं सर आप, खेलना पसंद है? आइडियली एक तो थोड़ा टेनिस का है शो, तो मैं जनरली एक रूटीन है सुबह 6 साढ़े 6 बजे अशोक क्लब में मैंने ज्वाइन कर रखा है, तो मैं टेनिस खेलता हूँ जी। और थोड़ा बहुत क्रिकेट का शौक है, तो वो मेरी एक हॉबी है। तो उसको भी कभी कभार हमारा डॉक्टर्स का ग्रुप है जिसमें DPL वगैरह होते रहते हैं, तो वो भी एक बार थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर लेते हैं। बाकी ज़्यादातर अभी टेनिस की तरफ कंसंट्रेट हो। अच्छा, दुनिया में अगर आपको मौका मिले घूमने का, हालांकि आपने काफ़ी जगह देख रखी होगी, लेकिन कौन सी जगह है जहां आप जाना पसंद करोगे जो आपने देखी नहीं है या बार बार जाना चाहते हो? मैं बेसिकली अभी स्विट्ज़रलैंड का हमारा एक मन के अंदर वो है कि स्विट्ज़रलैंड जो है, अभी मैं गया नहीं, लेकिन जाने की एक इच्छा है और मौका मिला तो डेफिनेटली जाऊँगा। चीज़ बताइए सर, कोविड में आपने बेहतरीन मैनेजमेंट किया, बेहतरीन वर्क किया, काफ़ी तादाद में लोग रिकवर हुए, उसमें मैं भी एक हूँ जी। जब हमारे जैसे लोग आपको कॉल करते हैं जिनको नई ज़िंदगी मिली है या वो आपके सामने आते हैं, तब आपको कैसा फील होता है? मन के अंदर पॉजिटिवनेस से जो एक सेवा करी है आपने, तो एक प्रोफेशन के प्रति जो समर्पण, जो एक भावना के साथ आपने किसी प्रोफेशन को ज्वाइन किया, आज चाहे डॉक्टर हो, चाहे एक आपका भी प्रोफेशन ले लें, जर्नलिज्म है, कि भाई मुझे इस जर्नलिज्म के माध्यम से समाज की ये सेवा करनी है। तो मन के अंदर एक फीलिंग थी, जब मैं PMT की तैयारी कर रहा था उस समय भी एक भावना थी कि मुझे एक तरह से डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बन के जनता की या समाज की सेवा करनी है। तो वो फीलिंग जब साकार होती हुई नज़र आती है, आप MBBS करते हो, MD करते हो और फिर प्रैक्टिकली आप पेशेंट के अंदर उसकी तकलीफ़ को दूर करते हो, तो एक इंटरनल फीलिंग होती है। और ऐसे ही किसी पेशेंट को आप ठीक कर देते हो तो वो मन के अंदर और पॉजिटिवनेस भर देता है। आपका केस जब जिस ढंग से आया था, वो उस समय के माहौल के हिसाब से बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क था। मुझे ध्यान है जब आपको केकड़ी से यहाँ रेफ़र किया था, उस समय भी काफ़ी सीरियस कंडीशन के अंदर आते ही तुरंत एक तरह से ICU की फैसिलिटी के साथ में पूरी तरह अटेंड हुए। धीरे धीरे जो दवाइयों ने, दवा और दुआ दोनों ने जो काम करके जो एक अच्छे रिजल्ट दिए, और आज हम गपशप के अंदर एक दूसरे के सामने बैठे हैं, इससे बड़ा भगवान मैं या आपने जो एक सच्चे मन से किसी की सेवा करी है, तभी आज हम एक दूसरे के सामने हैं। ये एक पुण्य का ही काम है। इसमें हमारे चाहे वह बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद कह लीजिए, भगवान का आशीर्वाद कह लीजिए, या अपने दोस्तों की शुभकामनाएं कह लीजिए। रिश्तेदारों ने अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, मैंने देखा है तड़पड़ाते हुए कई नौजवान वहाँ पे मरे हैं। बिल्कुल। ऐसी कौन सी ताकत थी जो आपको वहाँ खड़ा रख रही थी? मुझे बस एक पॉजिटिवनेस हमेशा अपने एक जो कहना चाहिए कि बड़ों से प्लस साथियों से, और सबसे ज़्यादा मुझे अगर कहीं एनर्जी मिलती तो वो उस पेशेंट की जो एक स्थिति थी, वो एक ट्रिगरिंग पॉइंट होता था मेरे लिए कि इसकी हम कैसे मदद करें। आज एक सिंपल एग्जांपल लें, कोई भी पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आता है और उसका ऑक्सीजन लेवल कोई 50% है, कोई 60% है। जैसे ही आप उसको ऑक्सीजन लगाते हो, कंसनट्रेटर लगाते हो, उसका जैसे जैसे वो ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ता है, तो आप खुद के अंदर, ब्लड के अंदर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आती है कि अब मामला सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो वो एक पॉजिटिवनेस होती थी, जहाँ पेशेंट ठीक होके घर जा रहे थे, पेशेंट वेंटिलेटर से रिकवर कर रहे थे। एक तरफ थोड़े बहुत सिक पेशेंट थे, उनकी डेथ्स भी हो रही थी। कुछ परिवारों की एग्जाम्पल ऐसे भी देखने को मिले जिनमें फैमिली मेम्बर्स को हमें ढूंढना तक पड़ा कि भाई ये अब इसकी डेड बॉडी का क्या करें। लेकिन हमारा प्रोटोकॉल ऐसा था कि पूरी तरह से डेड बॉडी का एक मैनेजमेंट, डिस्पोजेबल का, पुलिस का एक पूरी तरह से प्रोटोकॉल में इन्वॉल्वमेंट, शमशान घाट तक लेके जाना। शुरुआत में तो डेड बॉडी को इवन पेशेंट के अटेंडेंट को देते भी नहीं थे, तो एक जहाँ डर था फैलने का, उसी हिसाब से फैमिली मेम्बर्स भी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते थे। तो रूटीन में एक तरह से ये ऐसी फीलिंग पॉजिटिव कई आती। ऐसे हालात में परिवार का कितना सपोर्ट रहा? परिवार का मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जिसे हम अर्धांगिनी कहते हैं, पत्नी कहते हैं, वाइफ कहते हैं, अनब्लाइंडेड सपोर्ट। उनके मन के अंदर हमेशा बस यही रहता था कि भाई ठीक है, जो कुछ कर रहे हैं सबकी सेवा के लिए कर रहे हैं।
ये बस किसी न किसी तरह से स्वस्थ रहें। सुबह शाम टेलीफोन से संपर्क में रहना, बीच में एक बार घर जाके मैं अपना पूरी तरह से फिज़िकली वहाँ पर प्रेजेंस भी शो करता था कि भाई ठीक है, जो कुछ हूँ मैं आज सुरक्षित हूँ। अदरवाइज़ वाइफ है, बच्ची है, बेटा है, परिवार के अंदर भाई हैं, डेली उनका सभी का फ़ोन एक बार ज़रूर आता था कि भाई कैसे हो, ठीक हो, ध्यान रखना। सभी यार दोस्त जो शुभ चिंतक थे, सब दूर बैठे भी चिंता करते थे कि इस कोविड जैसे माहौल के अंदर जहाँ वायरस जो है टोटली एक तरह से विकराल रूप ले रहा है, उसमें जो वहाँ पर हमारा शुभ चिंतक है, परिवार का सदस्य है, वो सुरक्षित रहे। तो भगवान से दुआएं मांगते थे। ऐसे ही पूरे जो हमारे जो सीनियर लोग थे वो भी यही कहते थे कि अजीत थोड़ा ध्यान रखना। इवन सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट हमारा कोलीग्स का रहा, काफ़ी रहा। हमारी पूरी एनेस्थीसिया की टीम, हमारी पूरी माइक्रोबायोलॉजी की टीम, पूरी तरह से एक तरह से हमें गवर्नमेंट का इतना अनलिमिटेड सपोर्ट मिला, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो काफ़ी संवेदनशील थे, वीसी के अंदर पूरा का पूरा फीडबैक लेकर कैसे पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। चिकित्सा मंत्री महोदय रघु शर्मा साहब पूरी तरह से माइक्रो लेवल की मॉनिटरिंग उन्होंने करी, और उसी का नतीजा है कि जो राजस्थान का एक तरह से कोविड मैनेजमेंट रहा, पूरे वर्ल्ड वाइड सराहा गया। और उसी तरह से हम आज भी कोविड मैनेजमेंट के अंदर जो सराहनीय कार्य राजस्थान ने किया, वो आज भी जाना जाता है। जी, आपको क्या संदेश देंगे सर, जो जिनकी इच्छा डॉक्टर बनने की है, जो गांव में बैठे हैं लेकिन तमन्ना डॉक्टर के लिए बैठे हैं? इस प्रोफेशन की सबसे पाक बात अगर ये कहना चाहूँ कि अगर मन में जनता के प्रति आपकी सेवा करने की भावना है तो इस प्रोफेशन के अंदर आए। अदरवाइज़ बिजनेस करने का और भी कई सोर्सेज हैं। आपके मन के अंदर किसी गरीब के प्रति, किसी भी दुखी कोई आत्मा है, कोई नीडी पर्सन है, अगर आप उसके प्रति संवेदनशील हो तो ये प्रोफेशन आपको भगवान बना देगा। और अगर आपके अंदर संवेदनशीलता बिल्कुल नहीं है तो ये प्रोफेशन उन लोगों के लिए ठीक नहीं है। तो मेरे जो छोटे भाई हैं उन सबको आग्रह यही रहेगा कि इस प्रोफेशन जो कि एक नोबल प्रोफेशन है, इसको ज्वाइन करें तो पॉजिटिव फीलिंग के साथ करें, प्रोफेशनल फीलिंग के साथ नहीं करें। पॉजिटिव फीलिंग और मन के अंदर संवेदनशीलता अगर है तो ही हम किसी गरीब की मदद कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप टोटली प्रोफेशनली हो तो फिर आप किसी गरीब की मदद नहीं कर पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद है सर, आपने इतना कीमती समय मुझे दिया। तो फिर हाजिर होंगे किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए आप हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।